इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से हारना तो एक आम ही बात थी पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन अब एक नया नॉर्मल बन गया है कि पाकिस्तान रेगुलरली बांग्लादेश से भी किसी भी फॉर्मेट में सीरीज हार जाता है। जी, बांग्लादेश ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को हराकर ये सीरीज भी जीत ली है। ये सीरीज भी जीत ली है का मकसद, पाकिस्तान कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश के दौरे पर गया और वहां पाकिस्तान बांग्लादेश से T20 सीरीज भी हार गया था और आज पाकिस्तान ODI सीरीज भी हार गया है। इससे पहले 2024 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान का जब दौरा किया तो बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था। इससे पहले जो बांग्लादेश से पाकिस्तान कोई सीरीज हारा था वो 2015 में था, जब 2015 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश ने अपने ही घर में सीरीज हराई थी, जब पाकिस्तान के कप्तान थे अजहर अली। अब पाकिस्तान की क्रिकेट की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? जो अपेरेंटली नजर आता है आकिब जावेद ही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन चलें उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप इस तरह से सीरीज हारे जा रहे हैं और पीसीबी के जो सिलेक्टर्स हैं आकिब जावेद और मिसबाह उल हक वगैरह, वो ये तो कल कह ही रहे थे कि इंडिया से कौन सा हम पहले वाले कैप्टन जीते हैं जो अब आप उम्मीद रख रहे हैं। वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, सिर्फ रन रेट की वजह से हम हार गए, लेकिन अब आप बांग्लादेश से भी लगातार सीरीज हारे जा रहे हैं। मतलब ये भी एक नया नॉर्मल बन गया है। कहते हैं कि बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, उनसे हार गए तो क्या हो गया। मतलब ये वो टीम है, नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश ने अभी तक 2027 के वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं किया हुआ था। एक छोटी टीम से आप कैसे टीम हार सकती है? लेकिन मैं यहाँ पे ब्लेम इन प्लेयर्स को नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारे नए बच्चे थे। यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले का नहीं, खिलाने वाले का मसला होता है। जब पाकिस्तान ने सीरीज के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस किया था, तब से ही ये ऑन द कार्ड्स था कि बांग्लादेश पाकिस्तान को 70 to 80% चांस यही था कि पाकिस्तान को सीरीज हरा सके। ये तो सेकंड मैच में माज सदाकत की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आप मैच जीत गए और आज भी आप मैच क्लोज लेके आए, लेकिन इस तरह का स्क्वाड आप मुश्किल ही जीत सकते हैं। और वो भी बांग्लादेश अपने घर में खेल रही थी, पूरी टीम के साथ खेल रही थी, और उन्होंने क्या कमाल क्रिकेट खेली है इस पूरी सीरीज में। मतलब वो बहुत मैच्योर क्रिकेट खेल रहे थे, सीनियर्स अपना प्रॉपर रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने विकेट्स अच्छी बनाई, ताकि उनको पता था कि 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, तो उन्होंने अच्छी फ्रेंडली पिचेस बनाई। लेकिन आपकी तैयारी क्या है? आपकी तैयारी ये है कि आप एक साद मसूद प्लेयर को लेके जा रहे हैं जिसके लिस्ट ए में सिर्फ 3 मैचेस हैं। आप गाजी गोरी को लेके जा रहे हैं जिसकी लिस्ट ए में सिर्फ 20 की एवरेज है। आप शैमल हुसैन को लेकर जा रहे हैं जो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब ये रॉ प्रोडक्ट्स हैं, अभी इनको अभी पकना है। इनको अभी तकरीबन 3 से 4 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में आप खेलने देते, ये तो आप इनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। अब ये इस सीरीज के बाद अगली सीरीज में नजर भी नहीं आएंगे। एंड ये कौन सी तैयारी है? माइक हसन जो हमारे कोच हैं वो ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके मैचेस कितने हैं? मतलब इस साल में 2026 में आपकी टोटल 3 ओडीआई सीरीज शेड्यूल थी, एक तो ये हो गई, दूसरी ऑलमोस्ट जून या जुलाई में ऑस्ट्रेलिया आपका टूर करेगा 3 ओडीआई मैचेस के लिए। उसके बाद आपकी एक जिम्बाब्वे के साथ सीरीज थी जो भी प्रोबेबली पोस्टपोन होने जा रही है। सो आप कहां पे तैयारी करेंगे? आपको 2027 वर्ल्ड कप से पहले मैचेस तो इतने मिलने नहीं है, और यहां पे आप चले ठीक है आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करते हैं, लेकिन आप उनको तो ट्राई करें जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये 1-1.5 साल से आप चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर उसके बाद एशिया कप, उसके बाद ये T20 वर्ल्ड कप, और आज आप एक ही तरह से हारे जा रहे हैं। आप मतलब पूरे 4 बॉलर्स नहीं खिलाते और आपकी ऑलराउंडर्स की भरमार ने आपकी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब यहाँ पे कोई ये कहे कि भाई माइक हसन बहुत बड़ा कोच है, उसके अपने फॉर्मूले हैं, तो ये कैसा फॉर्मूला है? आज आप देखें कि बांग्लादेश भी अपने पूरे 4 बॉलर्स के साथ खेला है और हम वही 3 बॉलर्स के साथ। मतलब आज हमारे 3 बॉलर शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार थे, और अगर आप उनसे कंपेयर करें तो वो पूरे 4 बॉलर्स खेल रहे थे उनके, के जिसमें तस्कीन अहमद खेल रहे थे, मुस्तफिजुर रहमान खेल रहे थे, नहीद राना खेल रहे थे, और रिशाद हुसैन, 4 पूरे बॉलर, और 5वां उनका कैप्टन है मेहदी हसन मिर्जा। अब वो भी पूरे 10 ओवर का बॉलर है। उसके बाद सैफ हसन भी बॉल कर लेते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? 3 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। जब आप 3 बॉलर्स के साथ खेलेंगे तो आप 290 रन तो खाएंगे ही ना। अब सलमान अली आगा ने आज 106 रन तो बहुत कमाल बैटिंग की, लेकिन क्या ये 106 रन पाकिस्तान की काम आए?
जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स और मीडिया एनालिस्ट ये कहते थे कि बाबर आजम अपना 100 करके या अपना 50 करके बाहर आ जाते हैं, तो आज सलमान अली आगा ने क्या किया है भाई, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, ये 100 को बहुत ही कमाल बैटिंग की थी, लेकिन आखिरी 30 बॉल्स में आखिरी 30 रन चाहिए थे 15 बॉल्स पर, तो उनको मैच फिनिश करके जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में अलमिया यह है कि इंजमामुल हक के बाद कोई भी ऐसा बैटर हमने पैदा नहीं किया जो मैच फिनिश करके आए, जो नॉट आउट ड्रेसिंग रूम में वापस जाए चेज करते हुए। चले मैच पे स्टार्टिंग से बात करते हैं। पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और बांग्लादेश ने 290 रन बनाए 50 ओवर्स में, 5 आउट थे। अब यहां पे मैं कुछ डिटेल में बात करना चाहूंगा हमारे टेक्टिकल मिस्टेक्स की। देखें, आज सबसे बड़ी टेक्टिकल मिस्टेक ये थी कि आपने वसीम जूनियर को ड्रॉप किया है। अगर आप पूरे 4 बॉलर्स के साथ जाते तो आपको इतने ज्यादा रन्स नहीं पड़ते। उस टेक्टिकल मिस्टेक की वजह से हारिस रऊफ को न्यू बॉल में से बॉलिंग करनी पड़ी। अब पहले ओवर में हारिस रऊफ इतने इंप्रेसिव नहीं थे, लेकिन मैं चले जो दूसरे स्पेल में उन्होंने जो ब्रिलियंट बॉलिंग की आज हारिस रऊफ की, उस पर मैं बात करूंगा एंड में। अब यहां पे मैं कुछ कैप्टनसी के ब्लंडर्स आपको शाहिन शाह अफरीदी के बताऊं। अब जब ओपनिंग पार्टनरशिप 119 रन की लगी थी सैफ हसन एंड तंजीद हुसैन तमीम की, जहां पे सैफ हसन ने 36 रन बनाए एंड तंजीद हुसैन तमीम ने 107 बनाए रन 107 बॉल्स पर, है बॉल ही 100 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की है। अब जहां पे तंजीद हुसैन तमीम बैटिंग कर रहे थे, तो वहां पे आप सलमान अली आगा जो ऑफ स्पिनर हैं, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ज्यादा तंग कर सकते थे, आपने उनको इंट्रोड्यूस करवाया है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20 ओवर के बाद, 21 ओवर में इंट्रोड्यूस करवाया। आप उनको अगर जल्दी इंट्रोड्यूस करवाते तो ऑफ स्पिनर ऑब्वियसली लेफ्ट हैंडेड बैटर्स को ज्यादा तंग कर सकता था, शायद तंजीद हुसैन तमीम जल्दी आउट हो सकते थे। अब पहली विकेट गिरी है 119 रन पे, उसके बाद मतलब 21वें ओवर में सलमान अली आगा बॉल करने आए। जब तंजीद हुसैन तमीम और शांटो बैटिंग कर रहे थे, तो उस वक्त भी सलमान अली आगा को इंट्रोड्यूस करवा के पार्टनरशिप तोड़ी जा सकती थी। अब उनको 21वें ओवर के बाद इंट्रोड्यूस करवाया, जहां उन्होंने 7 ओवर किए और 35 रन दिए। उसके बाद सबसे बड़ा ब्लंडर जो मास सदाकत हैं, उन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट्स लिए थे और वो आपके मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच आपको जीत के दिया। आज उन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया है। अब ब्रॉडकास्टर बार बार मतलब ये जिक्र कर रहा था कि शाहिन शाह अफरीदी क्यों मास सदाकत को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे। उन्होंने 1 ओवर में 9 रन दे दिए, तो शाहिन शाह अफरीदी का 1 ओवर में ही उनसे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अब मैं शाहिन शाह अफरीदी की खुद की बॉलिंग पे आना चाहता हूं। अब किसी ने मैच देखा नहीं होगा तो वो कहेगा कि चलें ठीक है, एवरेज बॉलिंग है, 10 ओवर्स 55 रन और 1 आउट। पहले स्पेल में शाहिन शाह अफरीदी ने सिर्फ 3 ओवर्स किए एंड 14 रन दिए। अब देखें, ओडीआई क्रिकेट में आपको पहले स्पेल में 4 ओवर्स तो करना चाहिए, क्योंकि आप स्पेयर हेड हैं, आप प्रीमियम बॉलर हैं, आप बॉलिंग अटैक के लीडर हैं, विन आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, मतलब आपकी फिटनेस के इश्यूज हैं ना। पहले स्पेल के बाद जब वो दूसरे स्पेल में आए हैं 18वें या 19वें ओवर में शाहिन शाह अफरीदी, तो उनकी पेस क्या थी, 122, 120, 128, 129, 126, मतलब एवरेज पेस जो दूसरे स्पेल में शाहिन शाह अफरीदी की थी वो 125 थी। अब कोई मीडिया में ये सवाल उनसे कर ले कि आपकी पेस गिर रही है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं मेरी पेस बिल्कुल वैसी है। तो भाई 2021 के आप स्टेट्स मंगवा के शाहिन शाह अफरीदी खुद ही देख लें कि आपकी पेस 150 पर होती थी या 145 पर होती थी, आपकी एवरेज जो पेस थी वही 142 थी। अब आप पूरी से मतलब आप अपनी पूरी जान भी लगा देते हैं तो भी आपकी 135 या 136 तक पेस जाती है, वो भी न्यू बॉल के साथ। मतलब मिडिल का जो आपका स्पेल होता है तो उसमें तो आप नहीं कर पाते। उसके बाद मैं तारीफ करना चाहूंगा हारिस रऊफ की। ऑब्वियसली वो नए बॉल के बॉलर नहीं है, वो उनका रोल ही नहीं होता, लेकिन आज फिर वही गलती, जब भी शाहिन शाह अफरीदी कैप्टन आते हैं उनको हारिस रऊफ को गलत जगह पर बॉलिंग करवाते हैं। लेकिन क्या कमाल बॉलिंग की है लेट ओवर्स में हारिस रऊफ ने, 3 आउट किए हैं और हारिस रऊफ ने आज 52 रन देके, जिसमें क्रूशल विकेट्स भी ली हैं। लितन दास को नीचे से आउट किया जो 41 रन पर थे, और नजमुल हुसैन शांतो को भी एलबीडब्ल्यू किया 27 रन पर। उसके बाद रिशाद हुसैन को भी बोल्ड किया। क्या मतलब आप देखें हारिस रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी में, वो बंदा हारिस रऊफ पूरी जोश में अंदर जान थी, वो जान लगा रहा था, तो उसको रिवर्स स्विंग भी मिल रहा था, उसको विकेट्स भी मिल रहे थे, और क्या कमाल वेरिएशन यूज कर रहा था। एक बंदा फिट ही नहीं होगा 100%,
तो वो वैसी जान नहीं लगा सकता जैसे हारिस रऊफ आज लगा रहे थे। एंड हारिस रऊफ इस सीरीज में 2 मैचेस ही खेले हैं और 2 मैचेस में उन्होंने 6 विकेट्स लिए हैं। लास्ट मैच में भी 3 आउट किए, आज भी 3 आउट किए, और उससे पहले श्रीलंका से सीरीज हुई, वहां भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओडीआई क्रिकेट में हारिस रऊफ कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। उससे पहले साउथ अफ्रीका गए, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में गए। मतलब कमाल, अगर एक बंदा, एक बॉलर जो कंसिस्टेंटली ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहा है, देन इट हैज टू बी हारिस रऊफ। चले, आपने 290 रन कंसीड तो कर लिए, जो भी आपने कैप्टनसी में ब्लेंडर मारे। उसके बाद जब आप डिफेंड करने रन आए हैं वो, तो आपने देखे साहिबजादा फरहान की मैं यहां बात करूंगा। आप इस टेक्निक के साथ T20 क्रिकेट में तो सरवाइव कर ही लेंगे। मतलब आप पिच पे, मतलब जैसे, मतलब मूवमेंट आपकी चल रही है, मतलब न्यू बॉल से टीम्स आप पर काम नहीं कर रही। ये तो तस्कीन अहमद ने आपको आउट किया है। जब आप बड़ी अपोजिशन के आगे जाएंगे, मैच स्टार्क आपके आगे होगा, पैट कमिंस होगा या बुमराह होगा या मार्क वुड होगा, वो तो आपको 1 मिनट में पकड़ लेंगे। मतलब आप, इतनी मूवमेंट है आपकी क्रीज में कि ये वनडे क्रिकेट में तो आपकी ये टेक्निक सूट नहीं करती। दूसरा ये कि T20 क्रिकेट में तो आप आगे निकल के छक्के मार लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, आपकी स्ट्राइक रोटेशन है ही नहीं, जिसकी वजह से आप वनडे क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहां हमारे महान सिलेक्टर से पूछा जाए कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट स्कोरर को सिर्फ इसलिए शामिल कर लिया कि वो T20 का हाईएस्ट स्कोरर है, उसको वनडे में भी शामिल कर दो, जबकि आपके पास वनडे में तैयार हुई हुई ऑप्शंस हैं। चले, फखर जमान अनफिट थे तो साइम अयूब आपके पास थे जिसकी 46 की एवरेज है। इमाम उल हक आपके पास ऑप्शन है जिसने ऑलमोस्ट 100 की एवरेज से लास्ट ईयर काउंटी में रन्स किए हैं, लिस्ट ए क्रिकेट में रन्स किए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए हैं, वो आपका प्रूवन ओपनर है। उसके बाद आपने अब्दुल्ला शफीक पे इतना इन्वेस्ट किया है, तो आपके पास ओपनर पूरे थे, तो आपको साहिबजादा फरहान को T20 से उठाकर क्या जरूरत थी लाने की। और शामिल हुसैन को स्क्वाड में भी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट के बेटे हैं, पर आपने उनको ऑब्लाइज करना था तो आप उनको लेके आ गए। ये उस प्लेयर के लिए भी खराब था। उसके बाद माज सदाकत की मैं बात करूं, उन्होंने अच्छी झलक दिखाई थी लास्ट मैच में, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मींस लग रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले मैच में भी नहीद राना ने उनको शॉर्ट बॉल पर आउट किया, आज भी नहीद राना ने उनको शॉर्ट बॉल दी, एक 6 भी लगाया उन्होंने, लेकिन फिर वो ट्रैप हो गए और नहीद राना ने उनको आउट कर दिया। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आई, उसके बाद मैं गाजी गौरी की बात करता हूं। अब आपने गाजी गौरी को, आप ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरा मोहम्मद रिजवान के लिए सब्स्टिट्यूट तैयार कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2027 से पहले। अगर आपको दूसरा विकेट कीपर तैयार करना ही है तो आपको गाजी गौरी मिले हैं जिनकी लिस्ट है वे सिर्फ 20 की एवरेज है। अब कल ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज अहमद जो सिलेक्टर हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि देखें, गाजी गौरी जो हैं प्रेसिडेंट ट्रॉफी में हाईएस्ट रन्स गेटर हैं। तो भाई, प्रेसिडेंट ट्रॉफी वो 4 डे क्रिकेट होती है, यहां पे आप लिस्ट ए की उसकी परफॉर्मेंस देखें तो उसका 20 का एवरेज है, 79 का स्ट्राइक रेट है। चलें, आपने किसी को ट्राई करना था तो हसीबुल्ला को क्यों नहीं? हसीबुल्ला की 45 की एवरेज है लिस्ट ए क्रिकेट में, 900 से उस बंदे के। वो पहले भी पाकिस्तान खेल चुका है, वो पूरी तरह से भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है, और उसने पूरी तरह से आपको प्रूव किया है कि वनडे क्रिकेट में अगर आपको रिजवान की रिप्लेसमेंट चाहिए देन इट हैज टू बी हसीबुल्ला खान। चले, आपको हसीबुल्ला खान भी नहीं पसंद था, आप रोहेल नजीर को लेके आते, उनकी भी 37 की एवरेज है। 2021 से वो अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, लिस्ट ए में परफॉर्म करते हैं, कहां वो आपको बंदा प्रूव करे। चले, आपको वो भी नहीं पसंद था, आप उस्मान खान को खिला लेते कि वो जो मिडिल ऑर्डर का बैटर भी है, विकेट कीपिंग भी कर लेता है, आप मोहम्मद हारिस को खिला लेते। अब यहां पे मैं ये सरफराज अहमद जैसे बंदे से ये उम्मीद नहीं लगा रहा था कि वो गलत को डिफेंड करेंगे। चले, आपकी जिद है आपने गाजी गौरी को खिलाना है, तो गाजी गौरी को विकेट कीपिंग तो करवा लेते भाई, जिसके लिए आप उसको लेके आए हैं, वो भी नहीं करनी। तो मतलब ये आप कौन सी टीम बनाने चाह रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यहाँ पे लोग बेवकूफ नहीं है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान आज भी नहीं चले, मतलब बॉल पिच में हल्का सा बाउंस हो या हल्का सा सीम होना तो वो नाचने लग जाते हैं। मतलब इतनी वल्नरेबल टेक्निक है मोहम्मद रिजवान की, मतलब समझ नहीं आ रही कि आप 10-15 सालों से खेल रहे हैं, तो आप कब आप मतलब खुद को बदलेंगे, कब आप प्रूव करेंगे कि आप एक सीनियर प्लेयर हैं?
उसके बाद सबसे बड़ा शॉट तो ये खेला है कि नंबर 5 पर सलमान अली आगा को बिठाकर उन्होंने अब्दुल समद को भेज दिया, लेकिन अब्दुल समद ने आज काफी अच्छी बैटिंग की। गाजी गोरी और अब्दुल समद की आज मतलब देखें, ये बच्चे अगर कहीं खेल भी सकते हैं पाकिस्तान के लिए तो वो T20 क्रिकेट हो सकती है। लंबी क्रिकेट खेलने का टेम्परामेंट इनमें से किसी के पास भी नहीं है। अब्दुल समद ने आज मतलब रीजनेबली बेटर अच्छी बैटिंग की, 34 रन बनाए 45 बॉल्स पर, और इवन गाजी गोरी को भी वो खिला रहे थे, मतलब समझा रहे थे कि आप विकेट पर स्टे करें। नंबर 6 पर आते हैं सलमान अली आगा, 106 बनाते हैं 98 बॉल्स पर। बहुत ही अच्छी बैटिंग की आज। मतलब देखें सलमान अली आगा जब प्रेशर में, सलमान अली आगा अगर T20 की कप्तानी ना पकड़ते ना तो शायद फैंस को सबसे ज्यादा बाबर आजम के पास किसी से मोहब्बत होती वो सलमान अली आगा होते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली वनडे में भी, इन टेस्ट में भी परफॉर्म करके दे रहे हैं, आपको फाइटिंग नॉक्स खेल के दे रहे हैं। इवन आज भी अगर वो मैच फिनिश कर लेते तो ये भी वैसे ही मैच होता जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज में मैच फिनिश किया था रिजवान के साथ। वेल अच्छी बैटिंग की उन्होंने, 106 रन बनाए। उसके बाद साद मसूद, अब साद मसूद की मैं यहाँ पे बात करूंगा। अब यहाँ पे चढ़ते सूरज को सलाम है, 37 रन उन्होंने बना लिए हैं, सॉरी 38 रन। अब हर कोई कहेगा हमें बस दूसरा ऑलराउंडर मिल गया, बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग। भाई लिस्ट है कि सिर्फ 3 मैचेस वो बंदा खेला है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो आज तक खेला ही नहीं है। मतलब आप गली से उठाकर किसी को क्रिकेट खिला दोगे क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं उस बच्चे के साथ मैं नहीं हूं, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान टीम है या कोई गली की टीम है, यहाँ पे आने का एक क्राइटेरिया होता है। लोग पूरा रगड़ा खाते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं। यहाँ पे आप पाकिस्तान की कैप को आपने इतना सस्ता कर दिया। एक बंदा सिर्फ 3 लिस्ट ए के मैच खेला है, न उसने कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, और लिस्ट ए के भी सिर्फ 3 मैच खेला है। तो आपने कहां उसको मतलब परख लिया? मतलब आप ये कह रहे थे कल आकिब जावेद कि वो शादाब खान की जगह आए हैं या शादाब खान वाला रोल करेंगे कि बैटिंग भी कर लेंगे, लेग स्पिन। उनके लेग स्पिन पे मैं आ जाता हूं। मतलब कमेंटेटर्स देखकर परेशान थे कि एक बॉल भी उनका सही जगह पर नहीं गिर रहा था, ना लाइन थी ना लेंथ थी, फुल टॉस पर फुल टॉस किए जा रहे थे। मतलब आप उनको तैयार तो होने दें, कम से कम 40-50 वो लिस्ट के मैच खेले, 20-25 फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैच खेले, वहां परफॉर्म करे तो आप उनको कंसिडर कर लें। अब आपके पास इसी स्क्वाड में फैसल अकरम था जो पाकिस्तान से डेब्यू भी कर चुका है, परफॉर्म भी कर चुका है, साबित भी कर चुका है, तो वो कैसे नहीं खेलते और साद मसूद कैसे खेल जाते हैं? अब यही वही रट है कि हमने ऑलराउंडर खिलाना है। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में सुफियान मुकीम हाईएस्ट विकेट टेकर है, पाकिस्तान से वनडे भी खेल चुके हैं, परफॉर्म भी कर चुके हैं, और न्यूजीलैंड में जाके उन्होंने न्यूजीलैंड की बैटिंग को, डैरिल मिचेल वगैरह को परेशान किया हुआ था, उसको भी आपने नहीं खिलाना। तो आप क्या मतलब, आप ईमानदार भी हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? जब आप ये करेंगे तो आप नहीं जीत सकते। उसके बाद फहीम अशरफ जो पता नहीं, मतलब T20 में चलो फिर भी समझ आ जाते हैं, लेकिन वनडे में आप उनकी बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज तो निकाल के देखें। आज उनके पास मौका था कि मैच फिनिश करें, दिखाएं कि भाई मैं बहुत बड़ा अब्दुल रजाक हूं। एक बंदे की 120 की पेस है, बैटिंग में वो कुछ करते नहीं है, सारा टीम का कॉम्बिनेशन खराब कर देते और करते भी कुछ नहीं है। उस पर तो पूरा साल जितनी बात की है ना मैंने, बर्बाद करना ही फजूल है। उसके बाद हमारे प्रीमियम तरीन फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर शाहीन शाह अफरीदी आते हैं बैटिंग के लिए। उन्होंने उम्मीद दी कि वो शायद शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर लें, लेकिन आखिर में वो भी नहीं कर पाए और पाकिस्तान ये मैच ऑलमोस्ट 12 रन से हार गया और ये सीरीज भी हार गया। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट इन दिनों में इतने बुरे हालात में है कि हम बांग्लादेश से सीरीज हारना भी ना एक नॉर्मल हो गया है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए इस सीरीज के बारे में, पाकिस्तान की सिलेक्शन के बारे में, ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में। हमारे चैनल रन्स एंड विकेट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।